गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जिस महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करने वाले हैं वह पॉइंट है कोलाइडी विलयन का निर्माण। बच्चों, कोलाइडी विलयन के हम लोग वर्गीकरण को अपनी प्रीवियस वीडियोज में कंप्लीट कर चुके हैं और आज का यह प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण मैंने इस पर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 2021 लिख रखा है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चों इस प्रश्न से आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। कोलाइडी विलयन का निर्माण हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें अथवा मुझे कॉल किसी भी समय आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं, कोलाइड्स किसे कहा जाता है। मैं इसकी बखूबी चर्चा आपके सामने कर चुका हूँ। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको पुरानी बातें ध्यान दिला दूँ कि कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें कणों का जो आकार है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में सारी बातें एक बार में समझा देता हूँ, जिनमें कणों का जो आकार होता है बच्चों 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बच्चों जब हम लोग कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करते हैं तो मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के अपने को कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक प्रकार के कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? द्रव स्नेही कोलाइड। तो एक प्रकार के तो कोलाइड विलयन द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और दूसरे प्रकार के बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। जिन बच्चों ने द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड की वीडियोज़ को देख लिया होगा उनको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है तो कृपया मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मुख्य रूप से बच्चों 2 प्रकार के कोलाइड हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। मैंने आपको बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड को तो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था जब भी विलयन का निर्माण करेंगे तब 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक विलेय कहलाता है और दूसरा बच्चों विलायक कहलाता है। यही 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब विलेय को विलायक में मिला देते हैं बच्चों विलयन का निर्माण होता है। ये सारी बातें आपको पता है। विलेय को जब विलायक में मिला देते हैं तब बच्चों विलयन बन जाता है। लेकिन जब बात बच्चों कोलाइडी विलयन की आती है, किस प्रकार के विलयन की आती है? कोलाइडी विलयन की जब बात आती है तब बच्चों विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपके सामने सारी बातों को पहले से ही स्पष्ट कर रखा है। हम लोग अगर कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो विलेय परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में होता है। किस रूप में बच्चों होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में। कोलाइडी विलयन में विलेय को क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं और विलायक को क्या बोलते हैं बच्चों? परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। परिक्षेपण माध्यम बच्चों बोलते हैं।
तो जैसे ही विलय को विलायक में मिलाते हैं विलयन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आपने परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिला दिया, तुरंत बच्चों अगर कोलाइडी विलयन बन गया तो उसको अपने को द्रव्य स्नेही कोलाइड कहते हैं। जब तुरंत परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते ही कोलाइडी विलयन बन जाए तो भाई कोलाइडी विलयन द्रव्य स्नेही कोलाइड कहलाता है। कुछ नहीं करना, केवल दोनों को मिला करके बच्चों, जैसे ही आप दोनों को मिला करके थोड़ा सा घोल बनाएंगे वैसे ही आपको कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य स्नेही कोलाइडों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बच्चों जब द्रव विरोधी कोलाइड की बात आती है तब बच्चों अगर आप परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिला भी देते हैं तब भी बच्चों आपको द्रव्य स्नेही कोलाइड इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अब एक बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों जैसे ही कोलाइडी विलयन के निर्माण की बात आती है वैसे ही अपने को एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि कोलाइडी विलयन का निर्माण में हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड की बात करेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की बात करेंगे, क्योंकि द्रव्य स्नेही कोलाइड तो आसानी से बन जाता है। जैसे ही परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे तुरंत द्रव्य स्नेही कोलाइड बन जाता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड नहीं बनता है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर चर्चा किसकी करनी है? द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की। आई होप आपको द्रव विरोधी कोलाइड की जानकारी मिल गई होगी कि हम लोग यहाँ पर द्रव विरोधी कोलाइड को पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों बात आती है कि द्रव विरोधी कोलाइड को कितनी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड को कितने प्रकार की विधियों के सहायता से बनाते हैं, यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो मैं बताता हूँ आपको बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की जो विधियाँ हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की जो विधियां हैं बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, जिनमें से बच्चों जो पहली विधि है वह कहलाती है परिक्षेपण विधि। क्या कहलाती है बच्चों? परिक्षेपण विधि। बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा। जो पहली विधि हम लोग पढ़ेंगे वह विधि परिक्षेपण विधि कहलाती है, और जो दूसरी बच्चों विधि है द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की वह विधि कहलाती है संघनन विधि। क्या कहलाती है बच्चों? संघनन विधि कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडों के निर्माण की कितनी विधियां हैं, तो ध्यान रखना जब कोलाइडी विलयनों के निर्माण की बात आती है तो हम लोग मुख्य रूप से द्रव विरोधी कोलाइड की बात करते हैं, क्योंकि द्रव्य स्नेही तो आसानी से बन जाता है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण कितनी विधियों से किया जाता है? तो दो प्रकार की विधियां हैं जिनकी सहायता से हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण करते हैं, जिनमें से एक विधि परिक्षेपण विधि कहलाती है और दूसरी विधि संघनन विधि कहलाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर परिक्षेपण विधि क्या है और संघनन विधि क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिक्षेपण विधि क्या है बच्चों? कोलाइड बनाते समय आपको एक बात यह ध्यान रखनी है अपने मन में कि अपने को कणों का आकार कितना रखना है। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोलाइडी विलयन बनाना है तो आपको बस कुछ नहीं करना, कणों का जो आकार है बच्चों वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक लेकर के आपको आना है। जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कणों का आकार होगा तो वे कण कोलाइड कहलाएंगे, और जिस विलयन में वे कण उपस्थित होंगे बच्चों वे कोलाइडी विलयन कहलाएगा। क्लियर हो गई? अब इस परिक्षेपण विधि में अपने को करना क्या है हम लोग उसको समझेंगे। बच्चों मान लेते हैं आपके पास कोई एक बहुत बड़ा पदार्थ है, ध्यान रखना जो मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास एक बहुत बड़ा पदार्थ है और उसका जो आकार है कणों का बच्चों वह 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। 1000 नैनोमीटर से क्या है बच्चों? ज़्यादा है।
इतनी बात समझ में आ गई। आपके पास कुछ कण दे रखा है, कोई पदार्थ दे रखा है जिसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। अब 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, वह कोलाइड नहीं कहलाएगा, वह निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? निलंबन कहलाएगा, क्योंकि कोलाइड के कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तो करना क्या है बच्चों, हम लोग इसको तोड़ना शुरू कर देंगे। हम लोग इस बड़े कण को तोड़ेंगे और तोड़ करके बच्चों हम लोग इसको छोटे छोटे कणों में बदल देंगे। पॉइंट समझना जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। इस बड़े आकार के कण को छोटे आकार वाले कणों में हम लोग बदल देंगे। और ये जो छोटे आकार के कण आप देख रहे हैं, इनका आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे परिक्षेपण विधि में करना क्या है। परिक्षेपण विधि में बड़े आकार वाले कणों को इतने छोटे आकार वाले कणों में बदला जाता है कि वो कोलाइडी कण में बदल जाएं। बात समझ में आ गई? फिर एक बार सुन लीजिएगा। वह विधि जिसमें बड़े आकार वाले कणों को कोलाइडी आकार वाले कणों में बदला जाता है, तोड़ दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, वह विधि आपकी परिक्षेपण विधि कहलाती है। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो परिक्षेपण विधि में क्या होगा, अगर आपके पास कोई बड़ा आकार वाला कोई टुकड़ा है, आपको उसको तोड़ करके छोटे आकार में बदल देना है। और छोटा आकार कितना? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तभी बच्चों ये आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर हो जाएगा और कोलाइडी विलयन आप लोग बना सकते हैं। दूसरी जो विधि हमारी संघनन विधि है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? संघनन विधि में बच्चों अपने पास ऐसे पदार्थ के टुकड़े होंगे, ऐसे पदार्थ के टुकड़े होंगे जिनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी कम हो सकता है। 1 नैनोमीटर से भी कम हो सकता है। पॉइंट समझना। एक तरफ अपने पास ऐसा पदार्थ था जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा था। अपने लोगों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला। वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा, अपने पास ऐसे पदार्थ के कण हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो हम लोग करेंगे क्या? इन छोटे छोटे टुकड़ों को जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, हम लोग उनको आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। और जोड़ करके इस कण का जो बना है, इस कण का आकार कितना रखेंगे? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। पॉइंट सबकी समझ में आ गए होंगे। एक तरफ तोड़ने का काम है, बड़े कण को तोड़ करके कोलाइडी कण में बदलेंगे। वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे कणों को जोड़ करके हम लोग कोलाइडी कण में बदलेंगे। तो परिक्षेपण विधि में क्या किया जाएगा, समझ में आ गया होगा। संघनन विधि में क्या किया जाएगा, ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों डिफिनीशन से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर परिक्षेपण विधि और संघनन विधि दोनों की डिफिनीशन को लिख रखा है। एक बार देखते ही आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा और दोनों परिभाषाएं आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो परिक्षेपण विधि में हम लोग क्या करेंगे? परिक्षेपण विधि कौन सी विधि है? वह विधि जिसमें पदार्थ के बड़े बड़े कणों को, इतने बड़े कण होने चाहिए कि उनका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा हो। तो इतने बड़े आकार वाले कणों को हम लोग करते क्या हैं? छोटे कणों में तोड़ देते हैं। और छोटा कण जो अपने को प्राप्त होगा उसका आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए।
क्लियर हो गई, क्योंकि ये आकार किसका है, ये कोलाइडी कण का आकार है। तो वह विधि जिसमें पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है परिक्षेपण विधि कहलाती है। वहीं दूसरी ओर वह विधि जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ करके आपस में संघनित करके बच्चों उनको कोलाइडी कणों में बदला जाता है, वह विधि संघनन विधि कहलाती है। आई होप अब आप सभी को परिक्षेपण विधि और संघनन विधि समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको परिक्षेपण विधि और संघनन विधि के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाए। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हों तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। चलिए हम लोग आगे पॉइंट का डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड की जो यह परिक्षेपण विधि है इसमें कौन कौन सी विधियां शामिल होंगी, और दूसरी ओर ये जो संघनन विधि है इसमें कौन कौन सी विधियां शामिल होंगी, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, मैं एक एक पॉइंट का डिस्कस करूँगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। बच्चों परिक्षेपण विधि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि को समाहित किया गया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत जो विधियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं। आपसे बोर्ड परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा भी जाएगा। बच्चों परिक्षेपण विधि में सबसे पहली जो विधि आती है उसका नाम है विद्युत परिक्षेपण विधि। क्या नाम है बच्चों उसका, विद्युत परिक्षेपण विधि। अर्थात परिक्षेपण का मतलब क्या हुआ, तोड़ना। हम लोग पदार्थ के बड़े कणों को तोड़ेंगे कोलाइडी कणों में, लेकिन तोड़ने का जो माध्यम है बच्चों वो क्या रहेगा, तोड़ने का जो माध्यम है वो विद्युत है। कौन सा माध्यम है बच्चों, वह विद्युत है। और यह विधि एक अन्य नाम से भी जानी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम उसका है। क्या नाम है मैं बताता हूँ। उसका जो यानी विद्युत परिक्षेपण विधि का जो दूसरा नाम है बच्चों वह ब्रेडिंग आर्क विधि है। ब्रेडिंग आर्क विधि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से बच्चों मैं यहाँ पर IMP इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ। बहुत अधिक पूछी जाने वाली यह विधि है कि ब्रीडिंग आर्क विधि के द्वारा आप कोलाइडी विलयन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। और जो दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि एक और बच्चों है जो एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है पेप्टीकरण। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पेप्टीकरण की विधि किस में शामिल है, संघनन विधि में या परिक्षेपण विधि में। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत परिक्षेपण विधि यानी ब्रेडिंग आर्क विधि और दूसरी बच्चों पेप्टीकरण विधि ये किस में आती हैं, ये परिक्षेपण विधि में आती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों हम लोग जितनी भी रासायनिक विधियां यूज करेंगे, बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना, हम लोग जितनी भी रासायनिक मेथड्स केमिकल मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ रासायनिक विधियाँ। हम लोग जितनी भी रासायनिक विधियाँ यूज करेंगे वो सारी की सारी विधियाँ क्या कहलाएंगी, संघनन विधि कहलाएंगी। आई होप आपको परिक्षेपण विधि कौन कौन सी है इसकी चर्चा हो गई, आप लोगों को जानकारी भी मिल गई होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि रासायनिक विधियां किस में आती हैं, तो आप लोग उसको भी बता सकते हैं। सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ब्रेडिंग आर्क विधि की। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखूँगा, आप अपने पॉइंट्स को मेरे द्वारा जो भी पॉइंट्स बताए जाएं आप उसको हाइलाइटर यूज करते हुए अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। बहुत ही सरल बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है बच्चों रसायन विज्ञान, और मैं तो कह सकता हूँ बहुत ही सरल विषय है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप पढ़ती किस तरह से हैं। किसी भी विषय को आप कठिन अथवा किसी भी विषय को सरल आप स्वयं बना सकते हैं।
तो ब्रीडिंग आर्क विधि को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, इस विधि की सहायता से बच्चों धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। पॉइंट नोट करते रहें, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे, तभी आपको बहुत आसानी रहेगी इस विधि को पढ़ने में। तो धातु का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं किसकी सहायता से? ब्रीडिंग आर्क विधि की सहायता से धातु का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। जैसे प्लेटिनम का बना सकते हैं, प्लेटिनम को पीटी बोलते हैं। सिल्वर का बना सकते हैं, एजी बोलते हैं। कॉपर का बना सकते हैं, सीयू बोलते हैं। और एयू सोने का बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, एक पॉइंट अपने को मिल गया कि इस विधि की सहायता से धातु का कोलाइडी विलयन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आर्क लिखा है, इस आर्क का मतलब क्या है? इस आर्क का बच्चों मतलब है करंट लगना। क्लियर है? आर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब है करंट लगना। तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। तो धातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम लोग ब्रीडिंग आर्क विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। आर्क क्या है? आर्क बच्चों करंट है। क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट का हम लोग जिक्र करेंगे। अब दूसरा पॉइंट बच्चों, अपने को जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है, जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी विलयन को बनाने के लिए। एक बच्चों विलेय और दूसरा बच्चों विलायक। अपने को इन्हीं दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि कोलाइडी विलयन में जो विलेय होता है वह परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है। परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है। और जो विलायक है बच्चों वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। तो अपने को करना क्या है? अपने को बच्चों जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, मान लेता हूँ मैं गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड यूज करने हैं। पॉइंट समझना बच्चों, जिस धातु का कोलाइडी विलयन आप बनाने जा रहे हैं आपको उसका 2 इलेक्ट्रोड यूज करना है। देखिए बच्चों, मैं गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाने जा रहा हूँ और मैं गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोडों को ले लेता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड को ले लिया। ये 2 गोल्ड के इलेक्ट्रोड हो गए। आपको जिस धातु का भी कोलाइडी विलयन बनाना है आपको उसके 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड करना क्या है? इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपको मानना पड़ेगा विलेय। क्या मानना पड़ेगा? विलेय, अर्थात परिक्षिप्त प्रवस्था। अब एक चीज़ तो अपने पास हो गई परिक्षिप्त प्रवस्था। हम लोग करेंगे क्या? इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पात्र में जल लेकर के उसमें हम लोग इनको डुबो देंगे। देखिए बच्चों, मैंने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में बच्चों मैं जल भरे देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पात्र में जल भर दिया। पॉइंट समझना बच्चों, एक एक फैक्ट समझना जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। ये मैंने जल ले लिया, मैं जल में इसको डुबो देता हूँ। जल में डुबो रहा हूँ तो जल हो गया विलायक। विलायक से मेरा मतलब परिक्षेपण माध्यम, यानी जल किस रूप में मैंने ले लिया? जल मैंने लिया है परिक्षेपण माध्यम के रूप में।
किस रूप में बच्चों लिया मैंने? परिक्षेपण माध्यम के रूप में मैंने लिया। और ये जो गोल्ड की छड़ें हैं ये किस रूप में हैं? ये प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में हैं। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई, किसी को कोई समस्या तो नहीं? फिर आपको क्या करना है, अगला पॉइंट समझिएगा। मैं जो आपके सामने मैंने ऊपर लिख रखा है मैं इसको रफ किए देता हूँ और मैं इधर का भी हिस्सा रफ किए देता हूँ, क्योंकि आगे भी अपने को चित्र बढ़ाना है। तो अब अपने को करना क्या, ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं इन इलेक्ट्रोडों को आपको एक बहुत ही मजबूत बैटरी से बच्चों इनको जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है बच्चों? बैटरी से इनको जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देना है। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से और दूसरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देना है। जो धन सिरा होगा वह बच्चों एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। और जो ऋण सिरा है बच्चों वह क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई सबके? जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसके आपको 2 इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रोड आप क्या करेंगे? आप एक पात्र में जल लेकर के उसमें डुबो देंगे। जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबा देंगे, आप दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ दीजिए। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से और दूसरे को बैटरी के ऋण सिरे से। जब आप ऐसा करेंगे बच्चों, वैसे ही बहुत तेज़ी के साथ देखिए विद्युत उत्पन्न होगी, करंट उत्पन्न होगा। और यही करंट बच्चों क्या कहलाएगा? यह करंट बच्चों कहलाएगा आर्क। क्या कहलाएगा बच्चों? आर्क कहलाएगा यही करंट। और एक बात बता दूं, जब यह करंट उत्पन्न होगा तो ये जो गोल्ड की जो आपने धातु ली है बच्चों यह वाष्पित होने लगेगी। पॉइंट समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ही ये करंट उत्पन्न होगा बच्चों वैसे ही गोल्ड किस में बदल जाएगा? वाष्प के रूप में बदल जाएगा। और जैसे ही वाष्प में बदलेगा बच्चों यह गोल्ड बाहर जाने लगेगा। आर्क उत्पन्न होते ही गोल्ड बच्चों वाष्प में बदलने लगेगा और वाष्प में बदल करके वह बाहर जाने लगेगा। अगर बच्चों यह गोल्ड की वाष्प बाहर चली जाएगी तब बच्चों हम लोग गोल्ड का कोलाइडी विलयन नहीं बना पाएंगे। अगर यह वाष्प बाहर चली गई आप गोल्ड का कोलाइडी विलयन नहीं बना पाओगे। तो इस वाष्प को कैसे रोकें, इसके लिए आपको एक काम करना है, इस पात्र को एक और बड़े पात्र में रख देना है। और ऐसे पात्र में रख देना है जिसमें बच्चों बर्फ़ के टुकड़े पड़े हों। क्या पड़ा होना चाहिए बच्चों? बर्फ़ के टुकड़े पड़े होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये बर्फ़ के टुकड़े क्यों हमने प्रयोग किए? मैं बताऊंगा अभी क्यों प्रयोग किए। आप इस छोटे वाले टब को एक बड़े पात्र में रख देंगे इस तरह जैसे मैंने बच्चों रखा है। और इसमें बच्चों आपको बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं। ये बर्फ़ के टुकड़े इसलिए लिए हैं ताकि ये जो वाष्प शुद्ध गोल्ड की उठेगी जो बाहर के लिए निकलेगी तो बच्चों उठेगी तो ज़रूर, लेकिन इस आइस की वजह से, इस बर्फ़ की वजह से बच्चों भाई ऊपर ना जा कर के नीचे इस पात्र में जमा हो जाएगी। ऊपर ना जा कर के नीचे इसी पात्र में बच्चों जमा हो जाएगी। और अपने को नीचे पात्र में छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। और इन कणों का जो आकार है वो 1 एनम से 1000 एनम के बीच में होगा। कितना होगा? 1 एनम से 1000 एनम के बीच में होगा। और अगर बच्चों इनका आकार इतना होता है तो जो विलयन अपने को प्राप्त होगा वह विलयन क्या कहलाएगा? गोल्ड का कोलाइडी विलयन। क्या कहलाएगा बच्चों? गोल्ड का कोलाइडी विलयन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई है तो बच्चों बताइए। यहाँ तक किसी को समस्या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बच्चों अपने कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। अब ये कोलाइडी विलयन स्थायी बना रहे,
क्या बना रहे बच्चों, स्थायी बना रहे। इसीलिए बच्चों करना क्या है, इस कोलाइडी विलयन में थोड़ा सा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप मिला दीजिए बच्चों, कोलाइडी विलयन स्थायी रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बेडिंग आर्क विधि सभी के समझ में आ गई हो? जिसकी समझ में आ गई कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। आपको ब्रेडिंग आर्क विधि अगर पढ़नी है तो इसकी सहायता से हम लोग धातु का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी 2 इलेक्ट्रोडों को आपको यूज करना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रोड को लेकर के हम लोग इसको जल से भरे पात्र में डुबा देंगे। उसके पश्चात धातु की दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध हम लोग बैटरी से कर देंगे। एक धातु का इलेक्ट्रोड धन सिरे से और दूसरा बच्चों ऋण सिरे से। जब दोनों सिरे आपस में जुड़े होंगे विद्युत प्रवाहित होगी, आर्क उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा, जिससे जो धातु है वह वाष्पित होकर के बाहर जाने लगेगी। यह वाष्प बाहर ना जाने पाए इसीलिए इस छोटे से पात्र को हम लोग बर्फ से भरे पात्र में रख देते हैं। ऐसा करने से जो धातु वाष्पित होती है वो इस छोटे पात्र में नीचे की ओर जमा हो जाती है और नीचे की ओर अपने को कोलाइडी विलयन के कण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने को धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यह विलयन स्थायी रूप से बना रहे इसलिए हम लोग उस कोलाइडी विलयन में KOH को मिला देते हैं। आई होप आपको आज का मेथड अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक बार उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ